नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नोट्स लेना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भी कई सारे नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन के नोट्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के नोट्स, इतिहास, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जितना भी सिलेबस दिया गया है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के बैच या फिर आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, तो ये बैच भी मिल जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। यानी कंप्लीट इस बैच से 35 अंक जो आपके पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएँगे। कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए केडी 21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो ये हमारा बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ सकते हैं। 56 में इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन वाले विकल्प की पहचान करो। सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1973-74 में की गई थी क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है काजरी, इसका मुख्यालय जोधपुर में है क्या? हाँ, ये भी सही है। यूएनसीसीडी का प्रमुख लक्ष्य सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण को रोकना है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हम साझा कर दें आपको। आओ ज़रा समझते हैं। सबसे पहले काज़री में आओ, CAZRI, इसको बोलते हैं काज़री या कज़री बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं कज़री। तो यहाँ से एक बात तो पता हो कि इसका पूरा नाम सी फॉर हो जाएगा सेंट्रल, ए मतलब क्या होगा? ए मतलब होता है एरिड, ये है ज़ेड, ज़ेड मतलब हो जाएगा ज़ोन, आर क्या है? रिसर्च, ठीक है? और ये लिखा है आई, आई मतलब इंस्टीट्यूट। पढ़ लो इसको, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका पूरा नाम। स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1959 में। तो ये तो बात हो गई काजरी की। अब आ जाओ, मैं आपको कहाँ ले चलूं? एक जस्ट वेट, कौन सा शब्द था? यूएनसीसीडी, हाँ देखो, यहाँ पर आओ। यूएनसीसीडी, इसका पूरा नाम पता हो? पूरा नाम, यू का मतलब क्या है? यूएन का मतलब तो सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस। सीसीडी, सी का मतलब होता है, इस सी का मतलब होता है कॉम्बैट। एक मिनट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन होगा पहले, कन्वेंशन, ठीक है? कन्वेंशन इस मतलब सम्मेलन हुआ, किसके लिए सम्मेलन हुआ? अब इस सी का मतलब हो जाएगा कॉम्बैट, लड़ना, किसके खिलाफ? डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्टिफिकेशन को कम करना, इसका सीधा सा उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण से लड़ना। और मरुस्थलीकरण से जब लड़ा जाएगा, तो फिर सूखा कम होगा या ज़्यादा होगा? अर्थात सूखे के प्रभाव को कम करना, ये है इसका टारगेट, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य यूएनसीसीडी का। क्या आप बता सकते हो यूएनसीसीडी ये इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना होती है 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है बॉन में। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है? एक वर्ष याद रखो, 2006, सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में आपसे। क्या है 2006? क्या कहा गया? इसे कहा गया है मरुस्थल मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मरुस्थल और मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2006 को घोषित किया गया। ठीक, वापस आ जाओ अपने सवाल में। 56 का सही उत्तर होगा बी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ 57 की तरफ आपको। 57 देखो, कह रहे उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा का आदर्श वाक्य क्या है? हम सेवा करते हैं बचाने के लिए। ये इसका है आदर्श वाक्य। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जन शिक्षा और अग्नि निवारण अभियान अग्नि सचेतक योजना का आयोजन करती है। हाँ, ये भी सही है। अग्नि शमन विभाग प्रत्येक वर्ष 23 मई को अग्निशमन दिवस मनाता है। ये गलत हो जाएगा। एक और दो सही है। अ, एक मिनट, चौथा भी तो है। अग्निशमन हेल्पलाइन 101 है। हाँ, ये भी सही है। एक, दो और चार कहाँ है ऑप्शन? ये है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में देख लो थोड़ी सी बातें। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अग्निशमन अग्निशमन सेवा, आओ जरा चर्चा कर लें। इसका आदर्श वाक्य सबसे पहले याद रखो। आदर्श वाक्य पूछा जाए, आप बताओगे हम बचाने के लिए काम करते हैं। हम बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, अर्थात इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रलय सेवा माहे। ठीक है, ये याद रखो। ये जो अग्निशमन सेवा है उत्तर प्रदेश की, इसके 3 लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य हैं। अब सवाल ये आया कि भाई ये 3 लक्ष्य हैं कौन-कौन से? तो एक तो है जीवन की रक्षा करो। जीवन रक्षा, जब सबसे पहला टारगेट जीवन रक्षा पूरा हो जाए, ये पहला लक्ष्य है। सबसे पहले जब जीवन रक्षा पूरा हो जाए, लोगों का जान बचा लो, तो फिर जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जाए। राष्ट्रीय और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जाए। जब ये भी टारगेट पूरा हो जाए तो फिर क्या? तो फिर नष्ट होने से बचाना और सुरक्षित करना। ये इसके हैं 3 टारगेट। ठीक है, कौन-कौन से? जीवन रक्षा करना, राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उसे नष्ट होने से बचाना और साथ ही साथ उसे सुरक्षित करना। एक योजना मैंने आपसे साझा की थी अभी, क्वेश्चन में एक योजना थी, सचेतक योजना। सचेतक योजना, ये योजना क्या मुझे आप बता सकते हो ये योजना क्यों है? दरअसल इस योजना के माध्यम से युवाओं को युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। इस योजना के माध्यम से अग्निशमन के लिए। एक कॉन्सेप्ट और था, एक डे पूछा था आपसे कि अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखो, यहाँ मैं बताता हूँ। एक तारीख है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल याद रखो। अग्निशमन अग्निशमन दिवस अग्निशमन दिवस ये मनाया जाता है। अगर आपसे पूछिए अग्निशमन दिवस कब मनाते हैं? आप बताओगे 14 अप्रैल को। ये जो 14 अप्रैल को मनाते हैं, ये कौन मनाता है? फायर सर्विस फायर सर्विस सेवाएँ। जो फायर सर्विस सेवाएँ हैं उत्तर प्रदेश की, वो इसे मनाती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब उत्तर प्रदेश में फायर सर्विस संबंधी थोड़ा-सा इतिहास जान लो, पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले 2 वर्ष एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिए चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में अग्निशमन संबंधी संबंधी इतिहास। उत्तर प्रदेश में अग्निशमन संबंधी इतिहास, इससे संबंधित 2 ईयर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि और भी हैं, लेकिन इन 2 ईयर्स पर ज़्यादा कमांड करनी है आपको। एक तो 1925 और एक वर्ष कौन-सा है? 1944 1944। 1925 से पहले क्या होता था? 1925 से पहले अगर आप जाओगे, तो अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में कवाल, ये कवाल क्या है? कवाल शहर हैं। कुछ शहर हैं जिन्हें कहा जाता है कवाल शहर। ये कौन-कौन से हैं? इनमें से एक आता है कानपुर, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, याद रखना। एक आता है आगरा, इसके अलावा एक आता है वाराणसी, इलाहाबाद इलाहाबाद और एक आ गया लखनऊ। इन्हें कहा जाता है कवाल सिटी। ठीक? सबसे पहले 1925 से पहले उत्तर प्रदेश में जो कवाल शहर थे, इनमें अग्निशमन सेवाएँ केवल दी जाती थीं।
केवल यहीं पर अग्निशमन सेवाएं दी जाती थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया 1944। 1944 में शुरू होता है उत्तर प्रदेश में अग्निशमन संबंधी कार्यक्रम ठीक से, यानी कि 1944 में उत्तर प्रदेश में, या आप ऐसे कर लो, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अग्निशमन सेवा ने 8 फायर स्टेशन 8 फायर स्टेशन और 198 अग्निशमन सेवा कर्मी के साथ काम शुरू किया। तो अगर आपसे पूछे कि स्थापना इसकी विधिवत रूप से कब हुई है, तो 1944। ठीक। तो उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ने सबसे पहले 8 फायर स्टेशन और साथ ही साथ 198 अग्निशमन सेवा कर्मियों के साथ अपना कार्य विधिवत शुरू किया था। और कहाँ 1925 से पहले किन शहरों में दी जाती थी अग्निशमन सेवाएं? कवाल शहरों में। ये कौन से हैं? कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ। आई होप यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। वापस आ जाओ, 1 मिनट। 1925, हाँ ठीक है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? डी पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पर आओ 58 में, 58 में, 58 को ध्यान से पढ़ो। सवाल बहुत शानदार है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2020 में, गलत है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया भंडार की स्थापना को मंजूरी दिया, बिल्कुल गलत है। एनडीआरआर, इसको क्या कहते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व, भंडार को कहेंगे रिजर्व, का प्रमुख उद्देश्य मैदानी क्षेत्र में केंद्रीय संसाधनों से कम 2.5 लाख लोगों की आबादी के लिए आवश्यक राहत उपकरणों का भंडार बनाए रखना है। ये सही है। एनडीआरआर के अंतर्गत 2021-22 में से 2025-26 की अवधि के लिए जो पराक्रमी निधि है, 250 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ये भी सही है। तो इसमें सही क्या होगा? 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 ये सही होगा, है ना? 58 में। अब जरा यहाँ पर आओ, इसके बारे में डिटेल में आप समझ लो। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व, 250 करोड़ का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया भंडार बनाया गया है, जिसे कहा जाता है एनडीआरआर। लेकिन एक वित्त आयोग है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं 13वां वित्त आयोग। 13वां वित्त आयोग, इसने कुछ सिफारिशें दी हैं, सिफारिशें। और ये जो सिफारिशें हैं, ये आपदा प्रबंधन संबंधी है, इसलिए आपको याद रखना है। 13वें वित्त आयोग ने कौन कौन सी सिफारिश दी है? एक शब्द आपने पढ़ा होगा, CRF। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कैलामिटी, 1 मिनट, मैं इंग्लिश स्पेलिंग गलत लिख दी। कैलामिटी, आर का मतलब क्या हो जाएगा? रिलीफ। एफ का मतलब फंड। तो भैया 13वें वित्त आयोग ने कहा यह है कि जो सीआरएफ है ना, सीआरएफ को अलग अलग राज्यों के SDRF में विलय कर दिया जाए। विलय किया जाए। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि किस वित्त आयोग ने कैलामिटी रिलीफ फंड को, SDRF का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं स्टेट। डी का मतलब हो जाएगा डिजास्टर। आर का मतलब रेस्पॉन्स होगा ना, या रिलीफ होगा? रेस्पॉन्स होना चाहिए, रेस्पॉन्स फंड। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा किस वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि कैलामिटी रिलीफ फंड को अलग अलग राज्यों के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में विलय कर दिया जाए, तो आप आंसर दोगे 13वां वित्त आयोग। इसके अलावा यही नहीं, 13वें वित्त आयोग ने एक और सिफारिश दी है, बताएं क्या? इसने कहा है कि NCCF का NDRF में विलय कर दो। ये विलय करने का सुझाव किसने दिया था? 13वें वित्त आयोग ने। अब सवाल ये आता है कि NCCF क्या है? इसका पूरा नाम जान लो, इसको कहते हैं नेशनल। सी का मतलब हो जाएगा कैलामिटी। सी का मतलब क्या होगा? कंटिंजेंसी। और एफ का मतलब होगा फंड। तो ये दोनों सुझाव 13वें वित्त आयोग के याद रखो। पहला सुझाव क्या था? CRF, यानी कि कैलामिटी रिलीफ फंड अलग अलग राज्यों के किस में विलय कर दिया जाए? SDRF यानी स्टेट डिजास्टर्स रिस्पांस फंड में।
और वही सुझाव 13वें वित्त आयोग ने यहाँ पर दिया है कि एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड को एनडीआरएफ में विलय कर दिया जाए। इसके अलावा इसका एक सुझाव और याद रखना है। इसने कहा है कि ये जो एसडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ में योगदान एसडीआरएफ में जो फंड का योगदान होता है, उसका कैसे अनुपात होना चाहिए? इसका सुझाव 13वें वित्त आयोग ने कुछ इस कदर दिया है। आओ देखो। 13वें वित्त आयोग ने कहा है, जो सामान्य श्रेणी के राज्य होते हैं, सामान्य श्रेणी के राज्य और कुछ होते हैं विशेष श्रेणी के राज्य। विशेष श्रेणी के राज्य समझते जाना। सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो एसडीआरएफ में योगदान का वितरण होना चाहिए, वो केंद्र और राज्य के मध्य किस अनुपात में होगा? 75:25। और विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं, उनमें केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त का बंटवारा होगा, फंड का एलोकेशन होगा, वो 90:10 का रेशियो में होगा। ये भी सुझाव किसने दिया है? 13वें वित्त आयोग ने। ये 3 सुझाव एज़ इट इज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है? धीरे-धीरे करके अभी 16वां वित्त आयोग आया, उसने भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं, आपदा प्रबंधन संबंधी। सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन करते हैं। चलो खैर, पहले क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट, 2 और 3। अब पहुँचो आप 59 में। 59 क्या कह रहा है? कह रहा है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिज़ास्टर्स। इसके संस्थापक कौन है? तो मैंने आपको बताया था मिशेल एफ लेचेट हैं। ठीक, यहाँ पर आओ। सीआरईडी क्या पूरा नाम है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर्स। संस्थापक कौन है? मैंने मिशेल लेटजेट के बारे में बताया। इस स्थापना कब हुई? 1973 1973 में। भूलोगे नहीं। एक मैंने आपको शब्द बताया था EMDAT। क्या है ये? ये आपातकालीन घटना डेटाबेस का प्रमुख स्रोत है। इसको बोलते हैं इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस। इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस कहा जाता है इसे, ठीक है? अर्थात हिंदी में अगर हम आपसे कहें तो ये क्या है? आपातकालीन घटना डेटाबेस का प्रमुख स्रोत। ठीक, क्या मुझे बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई? इसको इस्टैब्लिश किया गया 1988 1988 में। यहाँ तक बातें आप समझ पा रहे हो? चलो भाई, ये हो गया 59 क्वेश्चन। अब आ जाओ 59 तो हो गया, 60 में आ जाओ। गृह मंत्रालय के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना ये किस वर्ष शुरू करी गई थी? 2016 में शुरू करी गई थी। 2000 कहाँ गया? 16। और ये जो योजना है ना, ये सेंडाई फ्रेमवर्क पर पूरी तरह से उसी के अनुरूप है। ठीक, देखो 61 में आओ। 61 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस भाग में स्थानीय प्राधिकारियों का उल्लेख मिलता है? किस भाग में मिलता है? तो भाग पहले तो याद रखो। आओ देखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम कौन सा है ये? 2005 वाला, ठीक है, 2005। इसमें एक भाग है, भाग नंबर 6। इसी में है स्थानीय प्राधिकारी के बारे में जिक्र। तो याद रखो, भाग 6 में स्थानीय प्राधिकारी हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो टोटल यहाँ पर भाग कितने हैं आपदा प्रबंधन वाले में? 11 अध्याय हैं। 11 अध्याय हैं। और ये जो 11 अध्याय हैं, इसमें जैसे मैं अगर आपको टाइटल बताऊं, तो जो पहला अध्याय है उसमें परिभाषाएं हैं, ठीक है? दूसरा जो है उसमें है एनडीएमए के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में है। फिर तीसरे अध्याय में क्या है? तीसरे में है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। चौथे में क्या है? इसमें है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पांचवें में क्या है? पांचवें में है जो आपदा प्रबंधन आपदाएं आती हैं उसके प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी उपाय, सरकारी उपाय। ये है अध्याय नंबर 5 में। अध्याय 1 में क्या है? फिर समझो परिभाषाएं हैं। 2 में
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, 3 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, चौथे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, 5वें में आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए उपाय। फिर 6 में क्या है? 6 में है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी। फिर 7th में क्या है भाई? 7th में यहाँ पर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। प्रबंधन संस्थान। ठीक है। 8वें में क्या है? 8वें में है आपदा मोचन बल। फिर 9th में आ जाओ। 9th में क्या है? 9th में है वित्त और लेखा संपरीक्षा। वित्त और लेखा संपरीक्षा। 10 में आ जाओ। 10 में क्या है? 10 में है अपराध और शास्तियां। ठीक है। 11 में क्या है? 11 में है प्रकीर्ण। बहुत सिंपल है। शुरुआत करो परिभाषाओं से। फिर सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर का देखोगे, फिर राज्य स्तर का देखोगे, फिर जिला स्तर का देखोगे। हो गए भाग 4 परिभाषाएं। भाग 1 में यानी अध्याय 1 में। अध्याय 2 में क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अध्याय 3 में है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अध्याय 4 में है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और 5वें में है जब प्रबंधन प्राधिकरण खत्म हो जाएगा तो फिर आ जाएगा सरकारी उपाय। ठीक। सरकारी उपाय। उपाय कहाँ करेगी? 5 नंबर में। ऐसे याद कर लो। स्थानीय प्राधिकारी फिर कहाँ पर आ जाएंगे? 6 नंबर में। 6 नंबर में। ठीक। स्थानीय प्राधिकारी वो 6 नंबर में आ जाएंगे। फिर 7 नंबर में कौन आ जाएगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। 8 नंबर में आपदा मोचन बल आ जाएगा। और 9वें अध्याय में लेखा संपरीक्षा। 10वें अध्याय में आपदा और शास्तियां। और 11वें अध्याय में प्रकीर्ण। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप समझ गए होंगे। वापस आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर क्या होगा? 6 बी पार्ट। ठीक है। 62 में आओ। 62 नंबर क्या कह रहा है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल सही है। जिला प्राधिकरण जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन तैयार करेगा। ये भी सही है। और अधिनियम 2005 के भाग 4 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में जानकारी मिलती है। ये गलत है। भाग 3 होना चाहिए। 1 और 2 सही है। देखो अब यहाँ पर जिला प्राधिकरण के बारे में बात कर रहा है ना, तो जिला प्राधिकरण के बारे में जरा यहाँ पर आओ। कौन सा था? भाग नंबर या हम कहें अध्याय नंबर 4। तो अध्याय 4 को उठा लो। अध्याय 4 को उठा लो। अध्याय 4 को जब आप उठाओगे तो इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में दिया गया है। ठीक है। इसमें दिया है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। प्रबंधन प्राधिकरण। अब ये जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में दिया गया है तो इसमें 2 बातें मुझे बता दो। एक तो मुझे बता दो कि जिला प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य टोटल कितने हैं? और फिर मुझे बता दो कि इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो सदस्य तो हो जाएगा, एक हो जाएगा अध्यक्ष और फिर 7 से अनधिक ये हो जाएंगे सदस्य। ठीक? इतनी बात तो आप समझ गए। अध्यक्ष कौन होगा? ये हो जाएगा पदेन कलेक्टर या इसके स्थान पर अगर पदेन जिला मजिस्ट्रेट है या उपायुक्त, ये बंदे हो जाएंगे पदेन। और इसका पदेन सह अध्यक्ष कौन होगा? सह अध्यक्ष तो ये हो जाएगा स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक। ये हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप समझ पाए। अब यहाँ 3 धाराएं आपको याद रख लो। आपको याद रखनी है। एक तो कौन कौन सी धाराएं? धारा है 3। एक तो धारा नंबर 27 याद रखना। दूसरा आप याद रखना धारा नंबर 29 और तीसरा याद रखना धारा नंबर 30। ये 3 धाराएं आपको एज इट इज याद रखनी है। 27 में क्या है? इसमें है जिला प्राधिकरण का अधिवेशन। जिला प्राधिकरण का इसमें अधिवेशन है। ठीक है। 29 में क्या है? 29 में है जिला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति। यानी जिला प्राधिकरण में अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति ये यहाँ पर है। फिर 30 में आ जाओ। 30 में क्या है? 30 में तो बहुत सिंपल है। 30 में दिया है जिला प्राधिकरण की जो शक्तियां हैं उनके बारे में और कृत्य के बारे में। दैट्स इट।
कितनी बातें याद रखो। वापस आ जाओ अपने सवाल में। 62 हो गया। 62 के बाद आ जाओ थर्ड 63rd में। कह रहा है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के आधार पर मूल विधान की किस धारा में संशोधन किया गया और जोड़ा गया कि राज्य का पुलिस महानिदेशक राज्य कार्यकारिणी समिति का एक पदेन सदस्य होगा। धारा 31 भी नहीं है, धारा 40 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, धारा होगा 20। इसके बारे में डिटेल में आओ समझते हैं। देखो, अब यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं एक धारा में। ये धारा है 20। 20 के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन। समिति का गठन इसमें दिया गया है। बात समझना। तो अब सवाल ये बनता है कि राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन होगा कैसे? तो एक तो धारा है धारा 20 का 2 का ए और एक धारा है धारा 20 का 2 का बी। समझते जाना। यहाँ पर सदस्यों के बारे में जानकारियां दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का जो मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव, ये इस समिति का होगा अध्यक्ष। और जो अन्य सदस्य होंगे वो राज्य सरकार के, जो राज्य सरकार चाहे उनसे, उन विभागों से 4 सचिव निकाल ले। 4 सचिव, ये हो जाएंगे इसके मेंबर्स। ठीक है। अब ये तो बात है धारा 2 का ए 2 का बी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी धारा 2 का सी नहीं थी। अब ये जो नया 2024 का संशोधन विधेयक आया है उसमें इस धारा को जोड़ा गया है। ये धारा ऐड हुई है। ठीक। देखो अब इसमें क्या लिखा है? इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो पुलिस महानिदेशक होता है, पुलिस महानिदेशक राज्य राज्य कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य होगा। पदेन सदस्य होगा। ये किसमें बोला गया है? धारा 20 का 2 का सी में। ठीक। तो ये धारा ऐड की गई है 2024-25 के संशोधन विधेयक में। आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा ये जो धाराएं दी हैं, धारा 31, इसमें क्या है? धारा 31 में है जिला योजना। जिला योजना। धारा 40 में क्या है? 40 में है जो राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं। और धारा 20 में क्या है? 20 में है राहत के लिए जो न्यूनतम मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। ठीक है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। मैं आपको लिए चलता हूँ 64 के पास। 64 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। 28 से 30 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। नई दिल्ली में नहीं हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं, इन्होंने हरिद्वार, पंतनगर, ओली में 3 नए रडार लगाने की घोषणा की है। ये सही है। इस सम्मेलन का जो प्रमुख विषय है वो है सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही होगा इसमें। ठीक है। अब आ जाओ, मैं लिए चलता हूँ 64 में ही। क्या था इसका टाइटल? विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन। देखो, ये लिखा मैंने विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें एज इट इज याद रखो। एक तो याद ये रखनी है कि जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक घोषणा की। अब सवाल ये आता है काहे की घोषणा कर दी? इन्होंने कहा कि हम हरिद्वार, हम पंतनगर और हम औली, इन 3 क्षेत्रों में 3 नए रडार लगाएंगे। ठीक है। और इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम होगा, चूंकि उत्तराखंड में लग रहे हैं तो उत्तराखंड के रियल टाइम और मौसम पूर्वानुमान दक्षता को मजबूत किया जाएगा। सवाल ये है कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ? स्थान बताओ। स्थान है देहरादून, उत्तराखंड में हुआ। ठीक। अच्छा, ये पूरा जो सम्मेलन हुआ है इसको किसी न किसी ने तो टैकल किया होगा, किसी न किसी ने तो इसको आयोजित किया होगा। तो आयोजन करने वाले निकाय कौन से हैं? एक तो है उत्तराखंड विज्ञान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। प्रौद्योगिकी परिषद। और दूसरा कौन है? दूसरा है हिमालयन अकादमी
ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है आयोजन निकाय, यानी इन्होंने आयोजित किया है। एक सवाल मैं और यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी 2025 की जो ये 2025 वाला मनाया गया था, क्या मुझे बता सकते हो इसकी थीम? बताओ। इसको कहते हैं फंड रेजिलिएंट, फंड रेजिलिएंट एंड नॉट डिजास्टर्स। ये थीम याद रखना 2025 की है। अच्छा, ये जो दिवस मनाने की शुरुआत ही हुई थी, सबसे पहला दिवस, यानी कि इस दिवस की शुरुआत ये कहाँ से हुई है? ये हुई है 1989 से, 1989 से। फिर से समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। थीम क्या रही? फंड रेजिलिएंट एंड नॉट डिजास्टर्स। फंड रेजिलिएंट नॉट डिजास्टर्स, ठीक, ये है इसकी थीम। शुरुआत कब से होती है? 1989 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 64 का ए पार्ट सही होगा। 65 देखो क्या कह रहा है। 65 में कह रहा है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में सही विकल्प को पहचान लो। इसकी स्थापना 1970 में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हुई थी। ठीक है। दूसरा कह रहा है जल शक्ति मंत्रालय का शीर्ष संगठन है जो भूजल और इससे संबंधित मुद्दों पर काम करता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये भूजल और इससे संबंधित मुद्दों पर काम करता है, हाँ ठीक है। पहला वाला भी सही था। तीसरे में क्या कह रहा है? देश के भूजल संसाधनों का प्रबंधन, अन्वेषण और निगरानी, विनियमन आदि करना इसकी प्रमुख भूमिका है। ये भी सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। तो सही तो हो जाएंगे, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी दे दो। केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड, इसके बारे में जानकारी दो थोड़ी सी मुझे। सबसे पहले मुझे मंत्रालय बताओ। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है? कार्य है भूजल भूजल के अन्वेषण, भूजल के अन्वेषण और निगरानी का क्या करना? भूजल के अन्वेषण और निगरानी का काम देखना। एक तो ये काम है इसका, और दूसरा क्या काम है? दूसरा काम है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के रूप में काम करना। ठीक, ये इसका काम है। क्या मुझे बता सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा। हरियाणा कहाँ पर? फरीदाबाद। फरीदाबाद, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब मुझे बताओ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में मैं 2 वर्ष लिख रहा हूँ। 2 साल, चीजें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए ये 2 साल। एक तो 1965, 1965 क्या हुआ? फिर 1945 क्या हुआ? 1995 नहीं, 1945 सही है। 1945 क्या हुआ? बताओ। 1965 में हुआ ये कि CWS इसको बनाया गया। CWS क्या है? इसे कहा जाता है केंद्रीय जल अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा। ठीक है, केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा, इसे बनाया गया। और 1945 में क्या हुआ? ये बनाया गया केंद्रीय जल आयोग। अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ केंद्रीय जल आयोग कब बना है? 1945 में। और अगर आपसे पूछे केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा कब बना है? 1965 में। अच्छा, ये जो केंद्रीय जल आयोग है ना, ये किसकी सलाह पर बना था? क्या पता है आपको? अम्बेडकर साहब की। अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर BR भीमराव अम्बेडकर, इनके सहयोग से बना था, इनकी सलाह पर बना था। वापस आ जाओ अपने सवाल में। कहाँ गया सवाल? 65, हाँ ठीक है। 66 में आओ।